तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर सबसे पहले हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है यार? इट क्वांटिफाइज द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के अंदर, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहे हैं एक साल के अंदर। ठीक है, फाइनल गुड्स होना चाहिए कंट्री के अंदर ईयर में, इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड इट इज कन्विंसेबल दैट फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया हैव आल्सो प्लेड अ रोल इन जीडीपी प्रोडक्शन। मतलब हमारे देश के अंदर को बाकी देश के जो आके बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ हमारे देश के अंदर बन रही है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर वो भी आएगा। एंड जीडीपी पर्टेन्स टू बॉर्डर वाइल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स पर्टेन टू नेशनल। ठीक है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे देश के लोग कहीं भी बनाए, चाहे हमारे देश में चाहे दूसरे देश में, वो हमारे पास जीएनपी के अंदर आएगा। ये नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इनकम और प्रोडक्ट्स विच अक्योर टू द इकोनॉमिक एजेंट्स who are resident of a country, that is income earned by non-resident Indians will not part of India's GNP, है ना। नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो हमारे पास कहीं भी अर्न करें वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। ठीक है, सो GDP plus factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy। ठीक है, इस जीडीपी में जो दूसरे देश के हमारे पास कमाए उसको ऐड किया, प्लस हमारे देश के दूसरे देश में जो कमाए उसको माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यार। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, जो बाकी देश, सपोज कोई हमारे देश का आदमी जो है बाहर रह रहा है, वो काम किया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से अपने पास फ्री मनी उसके जो घर में रहने वाले लोगों को रेमिटेंसेस भेजता है, वो इंक्लूड नहीं होता ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो पहली बात, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती जो कि आपको याद रखना है भाई। एनआरआईज का जो है वो इंक्लूड नहीं होता, एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते किसमें? जीएनपी के अंदर। ठीक है भाई, तो याद रखना जीडीपी पर्टेन्स टू टेरिटरी एंड जीएनपी पर्टेन्स टू नेशनल्स, जो हमारे देश के हैं, जो रहते हैं हमारे देश। नेक्स्ट हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो नेट में यहाँ पे अ पोर्शन ऑफ कैपिटल डिमिशेस थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेयर एंड टीयर। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में कुछ लोग जो होता है डिप्रिसिएशन की वजह से, है ना, कैपिटल का कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है। जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं डिप्रिसिएशन को फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द रिजल्टिंग मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम इज रिफर्ड टू एज द नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो आपको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमारे पास एनआरईज का आता है क्या? नहीं आता। क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट्स आते हैं क्या? नहीं आते। सिमिलरली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो वियर एंड टियर की वजह से जो लॉस होता है उसको माइनस करने से हमारे पास नेट वाली चीज़ें आ जाती है। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। मार्केट प्राइस जो कि जाके आपको मार्केट मिलेगा वो मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट जिस दर पे, जो मिनिमम वैल्यू जिस पे वो बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है बनना, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझना, बेसिक मिलेगा जो मैंने बताया। नाउ मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट बोर्न बाय द कंज्यूमर व्हेन एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर। ठीक है, कंज्यूमर जो है, सपोज मैं दुकान पे गया, मैं एक चिप्स का पैकेट ले रहा हूँ, 5 रुपये का कोई चिप्स है, तो वो 5 रुपये जो मैं दे रहा हूँ वो इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा यार, मार्केट प्राइस हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच यूनिट आर सोल्ड इन द इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो ये जो है मार्केट में सोल्ड होता है तो इसमें टैक्सेस लगते हैं, कौन कौन से? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, प्लस इसको सब्सिडीज भी अगर मिल सकता है कभी कभी। बट जो फैक्टर कॉस्ट है, इट इज़ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म। सपोज लेस का पैकेट बनाने में, जो लेस है उसको चिप्स बनाने में, सपोज करो लेस कंपनी को यहाँ पे कितना का खर्चा आया? 3 रुपये का यहाँ पे खर्चा आया, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट यार। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विस। सिंपल सी बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा है उसको फैक्टर कॉस्ट बोला। लैंड पे कुछ खर्चा आएगा, कहीं पे फैक्ट्री खोलेगा, कैपिटल, है ना, लैंड लेबर कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसको कोई ज़मीन देगा तो लैंड पे जो है तो इसको यहाँ पे रेंट देगा, ठीक है, लेबर को वेज देगा, कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार, एंड कुछ प्रॉफिट होगा। तो सब फैक्टर कॉस्ट को मिला के जो पैसा देना पड़ता है ना, फर्म को जो इनकर्ड होता है
उसको क्या बोला, 3 रुपया, इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट यार। तो फैक्टर प्रोडक्शन की वजह से जो पैसे देना पड़ते हैं इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। सो फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटीज दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना, हमने देखा यहाँ पे मार्केट प्राइस में यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आते हैं, बट फैक्टर प्राइस के अंदर मतलब फैक्टर कॉस्ट के अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं आते यार। सो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे तो सब लग रहे हैं। सो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को प्लस कर देंगे, बिकॉज सब्सिडीज जो होगा मेन प्राइस पे कम होता होगा एंड डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे ऐड होते होंगे, तो हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस में कम करना है। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, फॉर्मूलेस पे याद रखना। और एक तरह से क्वेश्चन भी आता है, क्या मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आते हैं, नहीं आते हैं। नेशनल इनकम की बात करें तो द रिजल्ट ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिफर्स टू एज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलेंगे, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, हमने देखा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन यार, है ना। एंड ये हमारे पास किस पे आता है, ये मार्केट प्राइस के अंदर आता है, ये मार्केट प्राइस पे आता है, लेकिन हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाना है। सपोज करो यहाँ पे, सॉरी, नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस कर देंगे सब्सिडीज को। नेक्स्ट पर्सनल इनकम किसको बोलते हैं भाई, पर्सनल इनकम क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड encompassing current transfers, and this personal income represent total of both earned as well as unearned income। ठीक है, इस पर्सनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। एंड यहाँ पे जो पर्सनल इनकम, इसमें अर्नड एज वेल एज अनअर्नड इनकम दोनों आता है भाई। पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम में डिफ्रेंशिएट करें, सो पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसीप्ट्स ऑफ इनकम यार। बट जो नेशनल इनकम है, इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो पर्सनल इनकम है, बट जो नेशनल के अंदर जो पैसा बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम। एंड दिस पर्सनल इनकम इट इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसीट्स। मेरे कोई पैसा भेजा वो भी आएगा, और जो मैंने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उससे कमाए वो भी आएंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस आर नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। ठीक है, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता लोगों में एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स लिए आते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, फैक्टर इनकम। बट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जो कि कंपनीज को या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो तो सरकार के पास जाएगा, ये तो पैसा बन रहा है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट, जनरेशन ऑफ इनकम। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से भी तो जनरेशन हो रहा है इनकम का, कॉर्पोरेट टैक्स से भी जनरेशन हो रहा है इनकम का, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएंगे, हमारे पास नेशनल इनकम। तो इस वर्ड क्या रखना भाई, जनरेशन ऑफ इनकम के साथ जो चीज़ रिलेटेड है, लाइक कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, लाइक यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए, वो किसके अंदर आएंगे, नेशनल इनकम के अंदर आएंगे। एंड ट्रांसफर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। जो ट्रांसफर रिसीप्ट्स है, किसी देश ने भेजे, या फिर पेमेंट्स, हमने भी देखा भाई, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बिकॉज नेशनल इनकम मैंने बताया, नेशनल इनकम इज व्हाट, इट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आते, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी नहीं आएंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, याद रखना। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें, सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नाम से समझ आ रहा है जो मेरे पास है, मैं खुद डिस्पोज कर सकूँ, खर्चा कर सकूँ। सो पर्सनल इनकम माइनस, क्योंकि मैं डायरेक्ट पर्सनल इनकम
कुछ मैं टैक्स भी दूंगा, कुछ मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स भी दूंगा, तो जो मेरे पास बचेगा टैक्स देने के बाद, मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स देने के बाद, उसको तो मैं खर्चा कर पाऊंगा। सो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेशन। पर्सनल इनकम इज रिलेटेड टू व्हाट? पर्सनल इनकम इज रिलेटेड टू दी रिसीप्ट्स ऑफ इनकम, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम। इट रेफर्स टू द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द कंट्री, एंड ये वो इनकम है रिमेनिंग विद द डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, है ना। इट इज़ इनकम रिमेनिंग विद डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, जो पैसा मैं देता हूँ, इनकम टैक्स कितना है मेरे पास, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो सब जो देता हूँ ना मैं, वो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर देता हूँ यार। मैं सब रिमेनिंग विद डायरेक्ट टैक्सेस, सब टैक्स फैक्स मैंने दे दिए, सब डायरेक्ट टैक्सेस मैंने दे दिए। उसके बाद जो पैसा बचा वो क्या होगा मेरे पास? पर्सनल इनकम होगा। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो सरकार के पास बचेगी, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नॉट नेशनल इनकम यार। ठीक है, इसमें हम फैक्टर कॉस्ट जब निकालते हैं तो वो हमारे पास नेशनल इनकम होता है, बट हाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दूसरे देश से भी हमारे पास पैसा आएगा, है ना। एंड इट रेफर्स टू डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल, पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है खर्चा करने के लिए। इट इज द सम ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट ऑफ द करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, है ना। इसको हमने क्या बोला? ये तो हमारे पास नेशनल इनकम होता है, उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस जो दूसरे देश से हमारे पास ट्रांसफर आ रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, तो हमको अगर कैलकुलेट करना है जीडीपी इन रियल टर्म्स, तो हमको जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जीडीपी जो है, ठीक है ना, हमने जितना प्रोड्यूस किया वो सब ठीक है, लेकिन भाई हमेशा महंगाई बढ़ते हैं, तो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, जब तक हम इसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे जीडीपी में से, तो हमारे पास जो रियल जीडीपी है वो नहीं आएगा। सो दिस एडजस्टिंग फैक्टर इज़ नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, जिससे हम एडजस्ट करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है यार? द मार्केट वैल्यू मीन्स द करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। मार्केट वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल करंट प्राइस, आज जो पैसा चल रहा है इंटू हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मार्केट वैल्यू आया, मतलब जो पूरा पैसा आया आज के समय का, वो नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब एक इन्फ्लेशनरी एडजस्टेड मेजर है दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। यहाँ पे जो है ना, इसको एक तरह से कांस्टेंट प्राइस के तौर पे या फिर बेस ईयर, एक बेस ईयर मान के वहाँ पे निकाला जाता है ना, कांस्टेंट प्राइस पे या फिर बेस ईयर प्राइस पे यहाँ पे रियल जीडीपी को निकाला जाता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी मतलब आज वाला, रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर वाला। आज टमाटर का प्राइस 50 रुपये है, 2017 का बेस ईयर मैंने मान के चला, सॉरी 2017 में यहाँ पे सपोज 20 रुपये था, तो 20 इंटू जो क्वांटिटी है उतना, अभी जो चल रहा है 50 इंटू जो क्वांटिटी है उतना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। एंड जो रियल जीडीपी जो होता है, ये रियल जीडीपी हो जाएगा विच इज़ एट द बेस ईयर। ठीक है, BASE, बेस और रियल, चार वर्ड का है, इसीलिए बेस इक्वल टू रियल जीडीपी, याद रखने का तरीका। BASE इक्वल्स टू REAL, 4 वर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट द एडवांटेज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर ओवर WPI एंड CPI। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके, है ना, उससे जीडीपी डिफ्लेटर क्या फ़ायदा है? तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इट कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यार इन द इकोनॉमी, एंड इन कॉन्ट्रास्ट जो होलसेल या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लिमिटेड कमोडिटीज़ बास्केट को समझते हैं, होलसेल में भी, है ना, होलसेल लेवल पे, कंज्यूमर भी कंज्यूमर लेवल पे, तो पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होता, बट जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे
पूरा एक तरह से जितने भी एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस किसी भी इकोनॉमी में सबको यहाँ पे ये कवर करता है। सो द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द होल जीडीपी, है ना, एंड जीडीपी डिफ्लेक्टर मेक्स इट अ मोर इंक्लूसिव मेजर यार। जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है डब्ल्यूपीआई सीपीआई ज़्यादा इंक्लूसिव है। सीपीआई इज नॉट प्रीफर्ड, ठीक है, सीपीआई को प्रीफर्ड क्यों नहीं करते? नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर कंज्यूम बाय रिटेल कंज्यूमर्स यार, ठीक है। कंज्यूमर मतलब रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो रिटेल पे, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं सारे रिटेल लेवल पे कंज्यूम भी नहीं होते, है ना। असाइंस अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ गुड्स रादर देन डायनेमिक वेटेज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन लेवल यार। यहाँ पे एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स को यहाँ पे असाइन किया जाता है। एंड इट इंक्लूड्स इम्पोर्टेड कंजम्पशन गुड्स इन द इंडेक्स। इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं उनका भी कंजम्पशन यहाँ पे आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे सीपीआई का इस्तेमाल नहीं करते। डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिकॉज ये एक्सक्लूड कर देता है ना, इट एक्सक्लूड सर्विस इन्फ्लेशन विच कंट्रीब्यूट टू 50% टू जीडीपी। मतलब ठीक है, होलसेल पर जो बना दिया, कंज्यूमर में ज़्यादा, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है उसको ये क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है। इट ऑल्सो फोकस ऑन इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस नॉट ऑन द फाइनल मार्केट प्राइस। ये इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस पे फोकस करता है, फाइनल प्राइस पे फोकस नहीं करता, इसीलिए हम सीपीआई का इस्तेमाल नहीं करते, डब्ल्यूपीआई का प्रीफर नहीं करते। टू कैलकुलेट जीडीपी वी यूज जीडीपी डिफ्लेक्टर यार, टू एडजस्ट इन्फ्लेशन। नाउ जीडीपी एट परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें, पीपीपी, जीडीपी एट परचेसिंग पावर पैरिटी इज अ मेजर दैट एडजस्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी आउटपुट। कंट्री का इकोनॉमी हम मेजर करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट को दोनों को ये देखता है परचेसिंग पावर पैरिटी। मतलब भाई यूएस के अंदर किसी के पास 10,000 डॉलर्स हैं, तो जितना वो खरीद पा रहा है उतना इंडिया में अगर किसी के पास 8 लाख है तो वो खरीद पा रहा है। इन दिस सिनेरियो वी से दैट करेंसीज आर एट परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। इफ सपोज दैट सम बास्केट इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर 6 लाख, अगर सपोज ये किसी जो चीज़ ये 10,000 डॉलर में खरीद पा रहा है, अगर वही हमारे पास 6,40,000 में खरीद पा रहा होगा, मतलब इम्प्लाइंग दैट यू वुड स्पेंड ओनली $8,000 इंडिया के अंदर। सो इसका मतलब क्या है? सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया इज रिलेटिवली लोअर, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर अफोर्डेबल इन इंडिया। नाउ इफ इंडिया जीडीपी इज नॉमिनली 6,40,000 $8,000 के अराउंड, देन इन पीपीपी टर्म्स इट इज इक्वल्स टू $10,000, ठीक है। नॉमिनली अगर हमारे पास 6,40,000 है, बट पीपीपी टर्म्स में हमारे पास ये कितना होगा? 10,000, क्योंकि हम सेम एक अमाउंट खरीद पा रहे हैं। तो इसलिए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफोर्डेबल हैं बाकी देश के मुकाबले। इट इज जस्ट बिहाइंड चाइना, इंडिया, यूएस एंड चाइना। तो हमने बात की और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। नेक्स्ट यार बात करते हैं अबाउट द इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई, अ सिचुएशन वेयर देयर इज सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। लगातार अनचेक्ड इंक्रीज है प्राइस लेवल में, एंड फॉल देखने को मिल रहा है परचेसिंग पावर द मनी में। सो इट इज़ कंडीशन ऑफ प्राइस राइज। पैसा कैसा का प्राइस बढ़ गया भाई, क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गया है, अनचेक्ड इंक्रीज है हमारे पास प्राइस लेवल में, तो उसको हमने इन्फ्लेशन बोला। दो तरीके से यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के यार। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ने क्या किया? खींच लिया। ये सपोज करो यहाँ पे ये डिमांड है, इसने खींच लिया इसका प्राइस को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, कॉस्ट ने धक्का मार दिया भाई, पुश कर दिया, डिमांड ने पुल कर दिया, कॉस्ट ने पुश कर दिया। डिमांड एंड कॉस्ट दो भाई हैं, है ना। डिमांड जो है ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए खींच लेता है, और कॉस्ट जो है कम ताकतवर है इसीलिए धक्का मारता है। डिमांड नाम बड़ा लग रहा है ना भाई, दमदार है डिमांड। सो ये पुल करता है। सो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बट कुछ लोग को याद रखने के बाद नहीं आना चाहिए। बस डिमांड इक्वल टू दमदार, सो ये क्या करेगा? पुल करेगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में ना बहुत ज़्यादा आंसर सॉल्व कर लेती है यार, ठीक है। तो जो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, अगर डिमांड बढ़ गया गुड्स एंड सर्विसेज का, व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज रैपिडली एंड सप्लाई उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है, इट इज सप्लाई इन्फ्लेशन। आउटपेस दी सप्लाई, उतना सप्लाई नहीं हो रहा है बट डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सो
कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक कंज्यूमर जो होते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम का ज़्यादा परसेंट यहाँ पे है ना, जो डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड मोर लीडिंग टू डिमांड इन्फ्लेशन, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा खरीदते हैं उसको और कम हो जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो इट क्रिएट्स डिमांड इन द इकोनॉमी, है ना। गवर्नमेंट जो है वो सोचता है यहाँ पे, कभी कभी कुछ इस जगह है जहाँ पे कारण बता रहे हैं ना भाई, डिमांड सब गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। कंज्यूमर का स्पेंडिंग अगर बढ़ गया बिकॉज कुछ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं किसी चीज़ को, तो डिमांड लीडिंग टू डिमांड इन्फ्लेशन यार, ठीक है। अगर डिमांड से सप्लाई हो गया तो सप्लाई से डिमांड हो गया तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से रेपिडली राइज हो जाएगा इसका प्राइस। एंड दूसरा क्या है, डिमांड कुछ ऑप्टिमिस्टिक कंज्यूमर ज़्यादा खरीदने लग गए तो और ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से भी बढ़ता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अगर क्रिएट किया गवर्नमेंट ने डिमांड इन द इकोनॉमी, कैसे कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट, वेलफेयर स्कीम गया तो उसके पास वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उससे क्या हुआ, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हुआ लोगों के पास, मतलब टैक्स कम कर दिया सपोज करो, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने, ज़्यादा डिमांड रखा तो इन्फ्लेशन हो गया। तो तीन तरीके से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है भाई। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाने से कंज्यूमर का स्पेंडिंग ज़्यादा हुआ तो अपने आप उसका जो डिस्पोजेबल इनका ज़्यादा खर्चा, तो डिमांड इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से अगर वेलफेयर स्कीम पे ज़्यादा खर्चा किया तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, डिस्पोजेबल इनकम, तो भी यहाँ पे डिमांड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब रेजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गए यहाँ पे, उसका कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल का वेज इंक्रीज हो गया, बिजनेस पास थ्रू कॉस्ट टू कंज्यूमर थ्रू हायर प्राइस यार। तो ये कॉस्ट पुश में जो फैक्टर प्रोडक्शन के जो कॉस्ट हैं उसके बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया, वेज का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। या फिर सप्लाई शॉक, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, डिसरप्शन इन दी सप्लाई चेन सच एज नेचुरल डिजास्टर आ गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, अभी जो हमारे पास देखने को मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड शॉक, लाइक जो पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस बढ़ रहा है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे, बिकॉज हमारे पास ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसके वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, चीज़ें आ नहीं पा रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई शॉक की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई रुक गई है। तो दो तरीके से याद रखना भाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और सप्लाई शॉक। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी ड्यू टू डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गया, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया, ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, टाइप्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जब बात करें तो सबसे पहले तो लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन होता तो देखो, एक इंसान को एक तरह से कीड़े, एक इंसान को समझना भाई, ये इंसान ही तो है इन्फ्लेशन, एकदम जमीन पे घिसा करा है, एकदम क्रीप कर रहा है, एकदम क्रीप है, बहुत लो इन्फ्लेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये नाम दे दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे, एकदम कम है, क्रीप कर रहा है, जमीन से एकदम जुड़ा हुआ है यार, एकदम घसक रहा है यार। सो लो एंड अनप्रिडिक्टेबल लाइन्स, इट रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली लेस देन 3%, 3% से कम प्राइस बढ़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एकदम जमीन के सतह के पास में है ये। वॉकिंग, थोड़ा खड़ा हो गया अब चल रहा है ये, वॉकिंग को ही ट्रोटलिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, है ना। ट्रोटिंग इन्फेक्शन जो है, सॉरी इन्फेक्शन बोलता हूँ, ट्रोटिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो ये ट्रोटिंग जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे एक मॉडरेट 3 to 7% देखने को मिलता है, बट लेस देन 10%। याद रखना, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन इज सेम, लेस देन 10%, 3 to 7%। अब इसके बाद हम बात करें रनिंग, अब देखो भाई, क्रीप कर रहा था, फिर वॉक किया, पहले क्रीप किया, फिर वॉक किया खड़ा होके, फिर अब दौड़ने लगा भाई, दौड़ने लगा, रनिंग, जंप भी मार रहा है, हुपिंग, जंपिंग, रन अवे, ये सब इन्फ्लेशन जो है ये 10 से 20% इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। रैपिड इन्फ्लेशन 10 to 20%, रनिंग, हुपिंग, जंपिंग, रन अवे इन्फ्लेशन। गैलोपिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ डबल और ट्रिपल डिजिट, ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल डिजिट में जब इन्फ्लेशन हो लाइक 20 to 100% यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा
तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेरी हाई इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं यार। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भाई, हाइपर तो दुनिया में इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड एज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग विद एनुअल रेट राइचिंग, है ना, एनुअल रेट रीचिंग अबाउट मिलियन और इवन ट्रिलियन यार। जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो मिलियन ट्रिलियन में पहुंच गया। हाइपर इन्फ्लेशन वेनेजुला में जो हमको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना भाई, पहले तो इंसान क्रीप कर रहा है, फिर वॉक किया थोड़ा मोड़ा, फिर रनिंग है, रनिंग है, रनिंग है, रनिंग है, और जंपिंग भी है, फिर गैलोपिंग गैलोपिंग गैलोपिंग, और फिर तो पार ही है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर रनिंग इन्फ्लेशन, फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, फिर गैलोपिंग के बाद हाइपर इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग में लेस देन 3% है भाई, वॉकिंग में यहाँ पे चल रहा है तो 3 to 7% है, बट लेस देन 10% है। रनिंग में ये है 10 to 20% यार। गैलोपिंग में ये हमारे पास डबल एंड ट्रिपल डिजिट में है, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं 20 to 100% और मोर, है ना। हाइपर में तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस में है, मिलियन और ट्रिलियंस में। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। ये लोग क्या होता है, वॉकिंग तो याद आता है, बट ट्रोटिंग इन्फ्लेशन में भूल जाता है। ट्रोटिंग में 3 to 7। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट बॉटल नेक इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन की। तो बॉटल नेक, सपोज ये बोतल हो गया, आराम से समझ आता है भाई, ये बॉटल है, इसका ये नेक है, ये फंसा हुआ है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर व्हेन देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द सप्लाई वाइल डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे डिमांड से है, बट अचानक से क्या हुआ, शार्प, ये बॉटल नेक में क्या होता है, अचानक शार्प होता है, तो शार्प डिक्रीज इन क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया अचानक से, डिमांड सेम था। सच सर्कमस्टेंसेस कब देखने को मिलते हैं यार, रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट या फिर सप्लाई साइड कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। एंड अ कंडीशन ऑफर रिफर्स टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसी को बॉटल नेक इन्फ्लेशन को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, बिकॉज सपोज पेट्रोल का डिमांड तो गाड़ियाँ तो उतनी रहेगी, डिमांड तो उतना रहेगा, बट यहाँ पे सप्लाई कम हो गया ना अचानक से, पेट्रोल का प्राइस इसीलिए बढ़ गया, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या फिर बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड ये हमने बोला ना भाई, सप्लाई कम हो गया। अब हमने देखा था यहाँ पे सप्लाई शॉक्स, तो ये हमारे पास किसके अंदर आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आता है। सो बॉटल नेक इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यार, ठीक है। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैटेगरी में प्राइमरली क्लासीफाई करते हैं। कुछ सिचुएशन है कॉस्ट डिमांड पुल भी होता है, बट मेनली ये कॉस्ट पुश के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन के अंदर इट एक्सक्लूड एलिमेंट्स लाइक जो फूड एंड एनर्जी प्राइस है, ये बहुत बार आता है। कोर इन्फ्लेशन के बारे में बार बार पूछा जाता है कि भाई कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोर के अंदर आ रही है ना भाई, तो इसमें प्राइस ऑफ द एनर्जी एंड फूड ये एक्सक्लूड किया जाता है, प्रोवाइडिंग अ मोर स्टेबल कंसिस्टेंट इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बिकॉज जो फूड है और एनर्जी है, लाइक पेट्रोल डीजल और खाना, ये बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, तो वो सब चीज़ को हटा के एक कॉन्सिस्टेंट स्टेबल इंडिकेटर बनाने के लिए इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फूड एंड एनर्जी प्राइस को। तो बास्केट ऑफ गुड्स में यहाँ पे हाउसिंग को देखते हैं, हाउसिंग प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, मेडिकल, फूड, एनर्जी, ये सब को जब हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट हमारे पास फूड एनर्जी को जब हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन जो हमारे पास समझ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। फूड एनर्जी को छोड़ के जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। सबको मिला लिया, फूड एनर्जी को भी, हाउसिंग को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, मेडिकल कॉस्ट को भी, तो आया जो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला यार। नेक्स्ट हम मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र टू चेक इन्फ्लेशन, ठीक है। मेज़र क्या कैसे चेक करेंगे इन्फ्लेशन को भाई, तो सप्लाई साइड मेजर्स हैं, कॉस्ट साइड मेजर्स हैं, यहाँ पे फिजिकल मेजर्स हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हैं। चेक मतलब मेजर, कंट्रोल रखना, कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सप्लाई साइड मेजर यार, ठीक है। सप्लाई कम हो गया तो हमारे पास इन्फ्लेशन हो गया होगा। कौन सा इन्फ्लेशन होगा भाई, सप्लाई कम होने से, हाँ, सप्लाई साइड फैक्टर से वैसे कौन सा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। सो इंपोर्ट करेंगे गुड्स का इन शॉर्ट सप्लाई, रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को, तो और भी ज़्यादा हमारे पास आएगा जिससे, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हमारे देश से कम जाएगा यहाँ पे।
एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस मैनेजमेंट करेंगे। एज लॉन्ग टर्म मेजर गो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यार, बिकॉज ज़्यादा सप्लाई साइड है तो सप्लाई नहीं है, इसीलिए हमारे पास क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने का सोचेंगे लॉन्ग टाइम। कॉस्ट साइड मेजर, तो कॉस्ट साइड है तो यहाँ पे पैसा जो है वो हमारे पास ज़्यादा लग रहा है। सो कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यार, लाइक एक्साइज एंड कस्टम कट्स करेंगे। लॉन्ग टर्म बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएंगे जिससे कॉस्ट साइड सस्ता हो पाए। इनकम लेवल को इंक्रीज़ करेंगे लोगों का, राशन वेज पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे, प्राइस कंट्रोल करेंगे जिससे यहाँ पे क्या हो पाए, कॉस्ट साइड मेजर्स हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। कुछ फिजिकल मेजर्स हैं यार, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है लाइक ऑस्टेरिटी को यहाँ पे हम कम करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे। लोग खर्चा क्यों कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग खरीद रहे हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन हो रहा है। तो पैसा ज़्यादा है तो पैसा कम करना है, फिजिकल सप्लाई में हम क्या करेंगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। डिक्रीज कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सप्लाई टारगेट सरप्लस बजट, ठीक है, सरप्लस बजट को यहाँ पे ज़्यादा एलोकेट करेंगे लोगों की चीज़ें के लिए, सरप्लस बजट। मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, डिमोनेटाइजेशन करेंगे, मनी को खींच लेंगे एक तरह से, कट डाउन करेंगे मनी सप्लाई को थ्रू बैंक रेट, CRR, रेपोस। लॉन्ग टर्म में हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को, डिसमेंटल करेंगे यहाँ पे सप्लाई साइड जो बटल नेक हो रहे हैं उनको। नेक्स्ट हम इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो लेंडर्स एंड बोरोवर्स पे बहुत ज़्यादा इसको क्वेश्चंस आते हैं यार, और लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बना के रखी हैं जो आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो यार, ठीक है। ऑन लेंडर एंड बोरोवर, ठीक है, तो देखो भाई इन्फ्लेशन बेनिफिट बोरोवर, याद रखने का तरीका है, बेनिफिट किसको का, बोरोवर को। मैंने सपोज किसी से उधारी लिया, इससे तो बड़े बड़े आदमी लोग बहुत ज़्यादा उधारी लेके रखते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन से जो उधारी लेने वाला है उसका बहुत फ़ायदा होता है यार। सो इन्फ्लेशन मेजर वाले इतना, हर बड़े आदमी इतना लोन क्यों लेके रखते हैं, पैसा है फिर भी उन लोग लोन क्यों रखते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वैसे इन्फ्लेशन हो रहा है और उधार लेने वाले को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सो इन्फ्लेशन बेनिफिट बोरोवर यार, ठीक है। तो बी से बेनिफिट किसको करता है इन्फ्लेशन, याद रखना बोरोवर को, है ना। वेयर एज इट कॉज लॉस टू द लेंडर, जो पैसा दिया उसको नुकसान होता है, इसीलिए आज के ज़माने में कोई किसी को पैसा उधार नहीं देता यार, ठीक है। ऑन बॉन्ड होल्डर की बात करें, जो बॉन्ड रखे हुए हैं उनको फ़ायदा होता है कि नुकसान। एज बॉन्ड गिव्स अ फिक्स रिटर्न आफ्टर मैच्योरिटी, यार कुछ सालों बाद, तो सपोज मेरे को 10 रुपये मैंने रखे थे, तो 10 रुपये का 10 साल बाद जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो बॉन्ड होल्डर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यू टू द राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मैं 10 साल पहले जो 10 रुपये मेरे को मिलता तो उससे जितना मैं सामान खरीद सकता हूँ, 10 साल बाद उस 10 रुपये से मैं उतना सामान नहीं खरीद सकता, इसीलिए बॉन्ड होल्डर को क्या होता है, नुकसान होता है। ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स की बात करें तो इन्फ्लेशन बैडली अफेक्ट्स दी सैलरीज और पेंशन क्लास, जिनको जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स जिनको सैलरीज मिलता है फिर पेंशन मिलता है, इन्फ्लेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज उनके जो परचेसिंग पावर है यार वो कम होता है, क्योंकि इनकम उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना तेज़ी से यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। जो मार्जिनलाइज प्राइस है, सिंपल सी बात है, नुकसान ही होगा यार। आप एक बात को समझो, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि 1% फूड इन्फ्लेशन होने से 0.3% इंक्रीज हो जाता है जो इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का, एंड 0.5% इंक्रीज होता है अंडर नरिशमेंट का। तो देखो खाने के प्राइस बढ़ने से कितना ज़्यादा हमारे पास इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर नरिशमेंट देखने को मिल रहा है, तो मार्जिनलाइज क्लास को नुकसान ही हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा सिर्फ जो बोरोवर था ना उसी को बेनिफिट हुआ इन्फ्लेशन के वजह से, बाकी सबको नुकसान हुआ, फिक्स्ड इनकम ग्रुप को नुकसान हुआ, बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान हुआ, मार्जिनलाइज क्लास को नुकसान हुआ, डेटर को नुकसान हुआ। नेक्स्ट जो स्मॉल फार्मर्स हैं, देखो भाई इन्फ्लेशन की वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, बट जो क्रॉप प्राइस है उतना, जो क्रॉप का प्राइस है उतना तेजी देखने को नहीं मिलता, सो जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है यार। बिकॉज आप समझना, एक ज़माना था जब हमारे पास 2010 की बात करें तो उस समय हमारे पास जो MSP था वो भी यही, आज जो हमारे पास 3000 मिल रहा है उस समय 2500 के आसपास ही था यार। तो आज जो है 25 साल बाद भी, 15 साल बाद भी हमारे पास कितने 500 का बढ़ोतरी हुआ है, बट जो फर्टिलाइजर का कॉस्ट है, जो सीड का कॉस्ट है, जो पेट्रोल का कॉस्ट है, जो लेबर का कॉस्ट है, वो सब बढ़ गया है। तो किसका नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है। तो स्मॉल फार्मर्स जो है उनको नुकसान होता है भाई इन्फ्लेशन से। स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो उसमें उनको क्या हो रहा है, राइज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल होती जा रही है यार, ठीक
ठीक है, पहले लेस में 2 रुपये का फायदा होता था, अब उनको 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। तो स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेस, इसको याद रखना, स्मॉल वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। फार्मर्स को नुकसान होता है ऐसा मत बोलना, स्मॉल फार्मर्स को नुकसान होता है, बिजनेसमैन को नुकसान होता है ऐसा मत बोलना, स्मॉल बिजनेसमैन को नुकसान होता है इन्फ्लेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसमैन की। देखो बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसमैन जो हैं, दे यूजुअली गेन एज दे गेट बेटर प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन यार, देयर बाई अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। इन्फ्लेशन की वजह से इनको क्या होता है, होलसेल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा बेचते हैं, तो इनको क्या होता है, बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसेस को फायदा होता है भाई इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, सिर्फ तो ये होर्डिंग करते हैं भाई, है ना। तो आप एक चीज़ को समझो, अभी तक हमने बात की 2 लोगों की, बिग बिग बिग, याद रखने का तरीका है बी 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 4B, मतलब बोरोवर्स को बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हमारे पास बिग बिजनेसेस को हुआ, बिग फार्मर्स को हुआ। तो ये ट्रिक है हमारे पास, अभी तक इन्फ्लेशन से किसको किसको फायदा हुआ है, बी 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 4B को फायदा हुआ है, बेनिफिट इक्वल्स टू बोरोवर इक्वल्स टू बिग बिजनेस इक्वल्स टू बिग फार्मर्स। ऑन एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो एक्सचेंज रेट्स हैं, इट मे डिप्रिशिएट ड्यू टू इन्फ्लेशन यार, इन्फ्लेशन की वजह से जो एक्सचेंज रेट हैं वो कम हो सकते हैं, देयर बाई जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिल सकता है इसके वजह से बेनिफिट, है ना। एक्सचेंज रेट जो है वो डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो सपोज मैं दूसरे देश यहाँ पे भेजता हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, तो दूसरे देश में ज़्यादा इन्फ्लेशन है हमारे देश से, तो क्या होगा, हमको फ़ायदा होगा। सो इट बेनिफिट द एक्सपोर्टर यार, तो BBB 4B के साथ एक्सपोर्टर को ही बेनिफिट होता है, 4B + E। However, export may also be discouraged as domestic sale become less attractive due to higher price। ठीक है, डोमेस्टिक सेल जो है लोग उतना एक्सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज डोमेस्टिक सेल ही नहीं हो रहा है, तो लोग एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, तो इट में डिस्करेज यार। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज, है ना, विथ राइज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बढ़ सकता है, बट हाउएवर नॉट होल्ड ट्रू इन लॉन्ग रन यार, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट को नुकसान है, सेविंग्स को ही नुकसान होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS है, इट डिक्रीज एज मोस्ट ऑफ द सेविंग ऑफ इंडिया आर डन बाय हाउस होल्ड यार। ज़्यादा जो इंडिया में जो सेविंग करते हैं बड़े बड़े, अंबानी तो कोई बचत नहीं करता भाई, हर चीज़ को इन्वेस्ट करता है अंबानी। ठीक है, तो घर के जो घरेलू लोग हैं वो सोने के जमीन में ऐसा तैसे सेव करके रखते हैं, पैसा बचा के रखते हैं। तो गरीबों की आदत होती है बचाना यार, अमीरों की आदत होती है उसको निवेश करना। तो ये जो सेविंग्स हैं, जो सेव करते हैं उनको नुकसान होता है, बिकॉज ऑन कंट्री इट स्क्यूज द सेविंग पैटर्न इन फेवर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एसेट्स लाइक गोल्ड। लोग जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या सोचते हैं, गोल्ड में जब पैसा जो कि अनप्रेडिक्टेबल एसेट है उस पर खर्चा करते हैं। तो जमीन पे, गोल्ड पे सब फालतू खर्चा है, निवेश करना है तो एक स्टार्टअप पे निवेश करो यार, आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा, वरना तो आप वैसे भी गोल्ड पे कितना ही आगे बढ़ जाएगा इंसान। सो मार्जिनल, तो ऑन सेविंग्स क्या फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन का, नेगेटिव इफेक्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज डिक्रीजिंग। ऑन इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी में राइज इन द इकोनॉमी ड्यू टू इन्फ्लेशन, बिकॉज जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो खरीद नहीं पाएंगे खाना पीना यार। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो बोरोइंग होता है, सिंपल सी बात याद रखना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब याद रखना बोरोइंग। तो इट मे राइज ड्यू टू द राइज इन्फ्लेशन एज द गवर्नमेंट नीड मोर सब्सिडीज टू मेक गुड अफोर्डेबल यार, है ना। लो इनकम ग्रुप को देना, ज़्यादा सब्सिडीज देने पड़ेंगे, तो एक तरह से बोरोइंग करना पड़ेगा यार। सो सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, अभी तक हमने देखा 4 लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बेनिफिट किसको हुआ, बोरोवर्स को बेनिफिट हुआ, बिग बिजनेसेस को बेनिफिट हुआ, बिग फार्मर्स को बेनिफिट होता है, एक्सपोर्टर्स को इन्फ्लेशन से। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मनी की। मनी काम क्या करता है, फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या है यार, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन यार, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जो किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। कंटिंजेंट फंक्शन की बात करें तो इट इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल है ये, मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो ये
मेन हमको डिफ्रेंशिएट करने का पूछा जाता है कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन क्या है मनी का, ये बताओ। तो दो चीज़ें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू इज द प्राइमरी फंक्शन। यार मेन चीज़ें आप सेकेंडरी फंक्शन में ये सब याद रखना, कंटीजेंट फंक्शन में ये सब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर वैल्यू, ये सब सेकेंडरी फंक्शन है। नाउ फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स की बात करते हैं। फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स का इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रीशियस मेटल, मतलब फुल बॉडीड कॉइन्स जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर से बनाया जाता है, जो प्रीशियस मेटल जो बनाए गए हैं उसी से उनका वैल्यू बनता है। बट टोकन कॉइन में उनका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है ना, मेटल कंटेंट होता है, वैल्यू इज सिंबॉलिक यहाँ पे। बैंकिंग मटेरियल की बात करें तो मेड फ्रॉम वैल्यूएबल मेटल्स विद इनहेरेंट वर्थ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, एंड टिपिकली दे आर मेड फ्रॉम द बेस मेटल अलाइव विथ नो इनहेरेंट वैल्यू अपार्ट फ्रॉम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। लाइक 1 ग्राम का जो सोने का जो कॉइन होता है वो 1 ग्राम का वैल्यू रखता है, बट एक ग्राम का अगर हमने क्या ले लिया, मेटल का कॉइन ले लिया, तो वो 1 रुपया का ही होता है यार, उस प्रकार से है। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, सो फेस वैल्यू कंबाइंड विद द वैल्यू ऑफ द मेटल कंटेंट, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू होता है। बट यहाँ पे जो टोकन जो कॉइन होते हैं दे प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द ट्रस्ट, ठीक है। बैंकिंग मटेरियल बताएं तो है ना, जो प्राइमरली जो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू है इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द इशूइंग अथॉरिटी, उसके ऊपर यहाँ पे अपना वैल्यू रखता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जो फुल बॉडीड कॉइन्स है उसमें हमारे पास जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैं वो सब हैं, एंड जो मॉडर्न डे कॉइन्स हैं दे आर द एग्जाम्पल जो कि कॉपर एंड निकल के बने होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टोकन कॉइन्स यार। एक होता है फिएट मनी, एक होता है लीगल टेंडर। फिएट मनी इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी दैट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यार, ठीक है। कोई गोल्ड एंड सिल्वर से बैक नहीं किया गया, बट फिएट मनी मस्ट मीट 2 कंडीशन simultaneously. First should exist in the form of physical currency coins या फिर physical currency notes, virtual coins, digital coins या फिर crypto coins are capable of measuring values. दूसरा, it must be authorized by a king, queen, government और सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिएट मनी को सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, किंग और क्वीन ऑथराइज करता है। ये फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल करेंसी नोट्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, डिजिटल कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, क्रिप्टो कॉइन्स के फॉर्म में भी, वर्चुअल कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकता है। एक इशूइंग ऑथोरिटी होगी भाई यहाँ पे फिएट मनी में। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर इज अ फिएट मनी जिसको रिकॉग्नाइज किसने किया है ना, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। लीगल टेंडर मतलब इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, है ना, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर। लाइक 1000 का जो फिएट मनी है जिसको आरबीआई ने इशू किया इज नॉट अ लीगल टेंडर यार, बिकॉज आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो। आज के ज़माने में उसका वैल्यू खत्म हो गया ना, अभी सिर्फ 500-2000 के चल रहे हैं। नेक्स्ट कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की बात करें, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सो इट इज़ अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर यार विथ वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग, ठीक है। ब्रांचलेस बैंकिंग के लिए, सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है सीबीएस। एंड एक होता है आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, एक होता है एनपीसीआई का जो आईएमपीएस है। इसमें जो आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे पास रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एंड जो एनपीसीआई का इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है इसमें ट्रांसफ़र अमाउंट कितना है भाई, मिनिमम 2 लाख टू 2000 करोड़। एंड यहाँ पे ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अप टू 1 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड जो एनपीसीआई का जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इसके अंदर 1 लाख से 5 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हो। टारगेट कस्टमर जो है यहाँ पे ये बिजनेसमैन वांटिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, उनके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट लाया गया है। एंड जो ऑर्डिनरी रिटेल कंज्यूमर्स हैं अप टू 10 लाख तक ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी जो रोज़मर्रा की तरफ से जो हमारे पास पेरेंट्स जो हैं घर से ट्रांसफ़र जो करते हैं वो सब इसी से होते हैं भाई। एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे इंस्टेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें सेटलमेंट का जो नेट अमाउंट है इट इज़ बिटवीन 30 मिनट्स यार,
एंड जो एनपीसीआई का जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस में भी, इसमें भी इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज, दोनों बैंकिंग एंड एज वेल एज नॉन बैंकिंग एंटिटीज। कार्ड टोकनाइजेशन की बात करें तो जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक अमेजॉन, पेटीएम, दे एनेबल यूजर्स टू स्टोर द कार्ड डिटेल्स फॉर अ क्विकर ट्रांजेक्शन यार, बट इसमें रिस्क होता है लाइक हैकिंग, प्राइवेसी इन्वेजन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट का। टोकनाइजेशन सॉल्यूशन में क्या किया गया, एक यूनिक टोकन नंबर जनरेट किया जाता है फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इट प्रोवाइड a token number instead of revealing the original card details during the transaction यार, है ना। सो इससे एक तरह से इन्हांस होता है सिक्योरिटी, प्राइवेसी बाय मास्किंग द कार्ड नंबर एंड द एक्सपायरी डेट फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। नाउ एटीएम्स एंड इसके टाइप्स की बात करें तो द एटीएम नेटवर्क ऑपरेट ऑन द एनपीसीआई का जो एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, एनएफएस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ये ऑपरेट करता है। एंड बैंक लेबल की बात करें तो बैंक ओन एंड ऑपरेट्स दी, एक बैंक लेबल जो एटीएम होते हैं उनको बैंक ओन करते, जैसे लाइक एसबीआई का एटीएम हो गया तो उसको बैंक ओन करता है, उसको ऑपरेट करता है। ये कॉस्टलीस्ट वे होता है ऑफ एटीएम सर्विस फॉर अ बैंक यार। एक होता है ब्राउन लेबल बैंक, ब्राउन लेवल एटीएम, जो कि ओन करता है बैंक, बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो है वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया जाता है। एंड इट कैरीज द लोगो ऑफ बैंक, एसबीआई का लोगो ही होता है बट कोई और उसको यहाँ पे आउटसोर्स करता है। वाइट लेबल बैंक ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज यार, है ना। कैश प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक एंड डोंट कैरी एनी बैंक लोगोस, इसमें कोई बैंक लोगो नहीं होता है। इसको ऑपरेट एंड ओन कौन करता है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज यहाँ पे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज की बात करें तो एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये रिप्रेजेंट करता है द चार्ज इम्पोज्ड ऑन मर्चेंट बाय देयर एक्वायरिंग बैंक, ठीक है। मर्चेंट पे जो चार्ज लगा रहा है जो एक्वायरिंग बैंक है फॉर ईच क्रेडिट एंड कार्ड ट्रांजेक्शन, कार्ड ट्रांजेक्शन पे जो चार्ज लगता है, इम्पोज करता है जो मर्चेंट, है ना, एक्वायरिंग बैंक जो लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज। डिजिटल रूपी एंड क्रिप्टो करेंसी की बात करें, डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है भाई। जो डिजिटल रूपी है वो सेंट्रलाइज होता है एंड यूज परमिटेड ब्लॉकचेन यार, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी, ये सेंट्रल बैंक उसके बीच में आता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो डिजिटल रूपी एक हमारे पास इंसेंटिव है ना, परमिटेड ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है, सेंट्रलाइज्ड है, यूज़र आइडेंटिटी इज टाइड अप एंड ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी में देखो भाई एनोनिमिटी होती है, यूज़र का जो फेस होता है वो एनोनिमस होता है। क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड यार, इट इज क्रिएटेड यूजिंग ब्लॉकचेन विच आर नॉट परमिटेड, ठीक है। नॉट परमिटेड ब्लॉकचेन से बनाया गया क्रिप्टो करेंसी को, बट परमिटेड ब्लॉकचेन से बनाया गया डिजिटल रूपी को। एंड कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ओनली, ठीक है। पेमेंट्स एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है ना यार, इसको एक तरह से स्पेकुलेटिव पेमेंट्स लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया, उसके लिए इस्तेमाल किया था ज़्यादातर। एंड इसको गवर्न कौन करता है, डिजिटल रूपी को सेंट्रल बैंक गवर्न करती है। एंड इट इज़ बिटकॉइंस इज नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट्स यार, या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको यहाँ पे गवर्न नहीं करती। एंड ये आरबीआई के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे डिजिटल रूपी लाया गया था 2022 में। नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करें तो दीज आर यूनिक डिजिटल एसेट्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप और प्रॉफिट ऑफ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी यार। एक यूनिक डिजिटल एसेट है जो कि ओनरशिप या प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी रखता है फॉर स्पेसिफिक आइटम और अ पीस ऑफ कंटेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक तरह से डिजिटल एसेट ही है, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी रखता है यार। ये हो गया नॉन फंजिबल टोकन्स। अनलाइक फंजिबल टोकन्स लाइक क्रिप्टो करेंसी जो कि एक फंजिबल टोकन है, ईच NFT हैज़ अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, नॉन फंजिबल टोकन का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेकिंग इट वन ऑफ अ काइंड और इरिप्रेसिबल। नॉन फंजिबल टोकन्स में यहाँ पे वन ऑफ अ काइंड होते हैं, इरिप्रेसिबल होते हैं। फंजिबल टोकन्स में हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, जिसमें प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं होता। नॉन फंजिबल टोकन में यूनिक डिजिटल एसेट इसका ओनरशिप और प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी होता है, यहाँ भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसीज विच आर फंजिबल टोकन, वहाँ भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। मनी सप्लाई मैट्रिक्स की बात करें
तो M0 क्या बोलेंगे, हाई पावर्ड मनी, इट इज़ रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। ठीक है, लिक्विडिटी जो है ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होते जाते हैं, लिक्विडिटी कम होते जाता है। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होता है, हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस। M1 की बात करें, सो दिस इज द करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो मैंने बैंकों के पास रखा है, तो इसकी लिक्विडिटी जो होती है, M1 की लिक्विडिटी M0 से क्या होती है, कम होती है। M2 इज M1, मतलब जो करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास है, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो इसकी लिक्विडिटी और कम हो जाएगी। फिर M3 में क्या होगा, M1 मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट, जिसको हम ब्रॉड मनी या फिर एग्रीगेट मनी रिसोर्स बोलते हैं। याद रखना, ब्रॉड मनी और नैरो मनी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्रॉड मनी में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम के साथ जो बढ़ेगा उसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, अपने डिमांड के साथ निकाल लेंगे, वो नैरो मनी है, कभी भी निकाल सकते हैं। M4 इज वॉट, M3 में क्या आ रहा है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M3 में हमने ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को जोड़ दिया तो M4 बन गया। सो सबसे कम लिक्विड होता है M4 यार, सबसे लिक्विड होता है M0 जिसको रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। नैरो मनी क्या होता है, जो डिमांड डिपॉजिट है विद द बैंक। ब्रॉड मनी क्या होता है, टाइम डिपॉजिट या फिर एग्रीगेट मनी रिसोर्स। मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो किसके पास होता है, बैंक RBI के पास। in set by RBI result in financial reserve banking and credit creation by commercial bank, thereby give rise to money multiplier effect। कुछ पैसा रखना पड़ता है RBI को, ठीक है, मतलब कुछ पैसा बैंकों के पास रखना पड़ता है जिससे मुश्किल समय में काम आ सके, जब है ना क्रेडिट क्रिएशन होता है, बिकॉज रखते हैं जिसकी वजह से भाई बैंकों में सारा पैसा जो है वो लोन्स देने पे नहीं रख सकते, कुछ पैसा रखना पड़ता है। हाई पावर्ड मनी हमने बोला M0 है ना, बैंक 1 के पास डिपॉजिट कोई 100 रुपीज़ किया, उसने 90 रुपये लोन देने के रख दिया। 10% का अगर रिजर्व रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो, तो 10% जो है इसको लोन नहीं दे सकता। वो पैसा जिसको लोन नहीं दे सकता उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं यार। 10 पैसा रखना पड़ता है, 10%। बैंक 2 ने क्या किया, इस 90 को यहाँ पे किसी और ने जमा किया, वहाँ पे 81 को लोन में दे दिया तो 9 रुपये इसके पास बचा। फिर 81 इसको 72.9 को लोन देने में रख दिया तो 8.1 बचा। ऐसा प्रकार का जो मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा यहाँ पे मनी क्रिएट हो रहा है, तो टोटल मनी जो है M3 यहाँ पे हम बोल रहे हैं, मनी M3 जो है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, हमने पास पैसा था कितना, 100 रुपये, वो 1000 हो गया। लोनिंग में देखने को मिला 900 और 100, तो यहाँ पे जो था पैसा जो था 10 गुना बढ़ गया भाई, है ना। मनी मल्टीप्लाई इसको बोलेंगे, स्टॉक ऑफ द टोटल मनी दैट इज M3, स्टॉक ऑफ द टोटल मनी इज M1000 एंड स्टॉक ऑफ द हाई पावर्ड मनी M0 100। तो 100 अपॉन मतलब 1000 अपॉन 100 ये कितना हो गया, 10। सो ईच रिजर्व रेशियो R क्रिएट्स द मनी एट अ रेट ऑफ 1/R। ठीक है भाई, मनी कितना, रिजर्व रेशियो सपोज यहाँ पे 10% है तो 1/10%, 100, तो ये कितना हो गया, 10। तो जो रिजर्व रेशियो है 1/R, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/R रिजर्व रेशियो। हाउएवर एक्चुअल मनी मल्टीप्लायर में बी लोअर ड्यू टू इनएडुकेट बैंकिंग पेनिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/R यार, 1/R%, याद रखना 1/R%, है ना। 1/R%, यहाँ पे R% 10% है, ऊपर जाएगा ये 100, 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी मनी की।